एफएनओ जंक्शन, आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में कल की भारी गिरावट के बाद आज भी जो शुरुआत थी वो तो काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही थी। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी सी रिकवरी हम देख रहे हैं और इस वक्त जो निफ्टी है 100 अंकों की गिरावट के साथ 25,850 के आसपास हम इसको कारोबार करते हुए देख रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट रह गई है वो सिर्फ 50 अंकों के आसपास की रह गई है। लोअर लेवल से स्मार्ट पुल बैक हम देख रहे हैं और निफ्टी बैंक इस वक्त 59,000 के ऊपर आकर आपको कारोबार करता नजर आएगा। और एक और चीज जो पिछले आधे घंटे में बेहतर हुई है वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। करीब करीब 1500 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और 1300 शेयर इस वक्त आपको गिरावट वाले दिखेंगे। तो लोअर लेवल से बाजार में ये स्ट्रेंथ लौटी है। हालांकि निफ्टी की जो कमजोरी की वजह यह है कि कुछ दिग्गज शेयर आज बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आईटी हैवीवेट्स। टीसीएस, इन्फोसिस आज कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। और इसके अलावा शुरुआती सत्र में रिलायंस 1% टूट गया था, फिलहाल 0.25% के आसपास की नरमी है, लेकिन अभी भी ये गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा है। तो आपको निफ्टी पर दबाव आज ज्यादा दिखेगा। सरकारी बैंकों में जो कल पिटाई हो रही थी, आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी बाइंग वहां पर लौट रही है और इसके चलते आप निफ्टी बैंक को देखेंगे कि हरे निशान में अब ये आपको दिखाई देगा। 59,200 के ऊपर आ गया है। फिलहाल 8 अंकों की हल्की सी नरमी आपको नजर आएगी। और जो शेयर कमजोर हैं आज निफ्टी बैंक में, एचडीएफसी बैंक हल्की गिरावट, लेकिन 1,000 रुपए का भाव इंटैक्ट है। एक्सिस बैंक में थोड़ी सी नरमी। कोटक महिंद्रा आईसीसी में जो गिरावट है वो आधे % से लेकर 0.25% के आसपास की। अदरवाइज सरकारी बैंकों में स्ट्रेंथ लौट आई है। एसबीआई का शेयर करीब आधा % ऊपर ये कर रहा है कारोबार। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति यहां से क्या होनी चाहिए। देखिए आज वीकली एक्सपायरी भी है, थोड़ा सा वोलेटाइल माहौल आज आपको दिखेगा, नई पोजीशन बनती है अगली सीरीज के लिहाज से, तो आपकी प्लानिंग जरा थोड़ी सी और एक्सटेंडेड करवा देते हैं। और आज जोड़ते हैं जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत को। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अक्षय जी, कैसे प्लान करें अब यहां से एक वीक और आगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि बाजार सपोर्ट लेके यहां से बाउंस बैक के लिए तैयार है, या फिर इंडेक्स में ट्रेड करना थोड़ा कठिन है, स्टॉक्स की तरफ ही शिफ्ट रखें बाजार में? जी, तो गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, सभी दर्शकों को मॉर्निंग। तो देखिए, बाजार दिसंबर महीने के लिए आप देखें तो रेंज के दायरे में है। जब भी 26,300 के आसपास आता है तो सेलिंग का दबाव हमें दिखने को मिलता है और निचले स्तर पे 25,800 के आसपास से हमेशा स्टॉक में या इंडेक्स में रिकवरी का माहौल बनता है। तो सिमिलर पैटर्न चल रहा है। एक रेंज बाउंड या न्यूट्रल मंथ है। फिलहाल एक सपोर्ट पे जूझ रहा है मार्केट। सपोर्ट पे आज इंट्राडे में वीकली एक्सपायरी दिन पे इंडेक्स के हमें एक इंट्राडे रिकवरी के संकेत दिख पा रहे हैं। तो आपको इस रेंज को ट्रेड करना है, तो ये ट्रेडर्स का मार्केट है जहां पे आप सपोर्ट पे बाय करें और रेजिस्टेंस पे सेल करें। तो क्लियरली अगर आपका इंट्राडे व्यू हो या आपका शॉर्ट टर्म बीटीएसटी का व्यू हो, तो आज का डे का जो लोएस्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। वहां पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है अगर आपको बाइंग की पोजीशंस बनाना है। और अगर पोजिशनल कोई बाइंग का आपको मन बनाना है तो मेरे हिसाब से आप मिड कैप या स्मॉल कैप में थोड़ी सी आप बैकफुट पे ट्रेड करें। निफ्टी या निफ्टी 50 रिलेटेड स्टॉक्स में ज्यादा पोजीशनिंग बनाए, क्योंकि जो हैवी वेट है उसमें ज्यादा गिरावट हम नहीं देख पा रहे गए 2 दिन से। तो सच सुझाव रहेगा, ट्रेडर्स मार्केट है, बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस। अगर यहां से रिकवर करता है बाजार तो वापस 26,000 या 26,100 ये आपके ट्रेडिंग अपसाइड के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 26,000 और 26,100 के लेवल पर नजर रखिए। 26,100 के रेजिस्टेंस की बात हम पहले भी कर रहे थे और वो अभी भी इंटैक्ट रहेगा। तो ये आपके लिए इंडेक्स की स्ट्रेटजी होगी अक्षय जी की तरफ से। लेकिन स्टॉक्स में मौके कहां पर ये जान लेते हैं और अक्षय जी से समझते हैं उनके पसंदीदा 2 शेयर फ्यूचर्स में जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ लग रही हो आंकड़े देखकर, ऑप्शंस के और चार्ट्स के। अक्षय जी बताइए, आपके फोकस में कौन से शेयर्स हैं, क्या खरीदने की आप सलाह देंगे? जी, तो देखिए, स्ट्रेंथ जिनमें है उनको चुनूंगा। दोनों नाम, सबसे पहले ऑटो क्षेत्र से अशोक लेलैंड पे आप ध्यान रख सकते हैं। तो गए 2 दिन में कुछ ज्यादा गिरावट हमने नहीं देखी है स्टॉक में। ओवरऑल टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है और इसमें हमने डेरिवेटिव स्पेस में भी काफी बाइंग के पोजीशंस दिसंबर महीने के लिए देखे हैं। तो आपको 145 ये एक स्टॉप लॉस बनाना है। ये स्पॉट लेवल पे है 147, और स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिकवरी के चलते 171 या 177 तक भी एक पोजीशनल टारगेट आप पकड़ के चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो है वो आप फेडरल बैंक को बैंकिंग स्पेस से देख सकते हैं, जिसमें एक
ट्रेंड तो बहुत ही तेज है, बस 8-10 दिन का एक रेंज कंसोलिडेशन का इंट्राडे में फिलहाल हम ब्रेकआउट देख पा रहे हैं। तो 263 करंट मार्केट प्राइस है स्पॉट में फेडरल बैंक का। इसमें आपको डेज लो करीबन 255 ये स्टॉप लॉस बना के चलना है स्पॉट लेवल पे, और उम्मीद कर रहे हैं कि 270 पार कर जाएगा। तो 270 और 275 इन दो टारगेट्स के लिए आपको फेडरल बैंक बाय करना है। ठीक है, 270 और 275 के टारगेट के लिए फेडरल बैंक को खरीदने की सलाह है। और अशोक लेलैंड के लिए जो टारगेट बनेंगे 171 और 177 के हैं। स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 147 रुपए पर। तो दो तेजी के सौदे आपके लिए मिल गए, और हम देख रहे हैं कि बाजार भी लोअर लेवल से ऊपर आए हैं। और अच्छी बात यह है कि जो लगातार 5 सत्र से स्मॉल कैप शेयर में जो गिरावट चल रही थी, आज उस पर भी ब्रेक लगी है। अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, लोअर लेवल से अच्छी स्ट्रेंथ आई है, और उसके चलते ही जो मार्केट का जो ब्रेथ है वो भी हम सुधरते हुए देख रहे हैं। हालांकि इंडिया विक्स भी थोड़ा सा नरम हुआ है, 1.5% की बढ़त फिलहाल है, 11.3 के आसपास का इंडिया विक्स है। लेकिन स्ट्रेंथ लोअर लेवल से अच्छी आई है। कुछ सेलेक्टिव आईटी और रिलायंस के चलते निफ्टी आपको ज्यादा इस वक्त कमजोर दिखाई देगा। लेकिन चलिए अब जरा समझते हैं कि वायदा में और आपके लिए मौके कहां पर हैं। आपके लिए तो अक्षय जी ने अपने पसंद के 2 शेयर बता दिए जिस पर उनकी कन्विक्शन है, उनकी स्टडी है। लेकिन ये जानते हैं कि आज एफएनओ स्पेस में कहां पर तेजी हो रही है, कहां पर मंदी हो रही है, और दोनों साइड के हम ट्रेड खोजने की कोशिश करेंगे। पहले बातचीत करेंगे उन शेयरों की जहां पर आज हो रही है ताजा खरीदारी। तो अगर हम लॉन्ग बिल्डअप की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि डिलीवरी में बाइंग फिर से हो रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, 2% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। एल&टी फाइनेंस में मजबूती आई है, 2.5% ऊपर ये है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसमें भी बाइंग लौटी है, ये शेयर कमज़ोर थे। और ओबरॉय रियल्टी, रियल एस्टेट स्पेस वैसे कमज़ोर था, लेकिन ओबरॉय रियल्टी ने आज शुरुआत में ही संकेत दे दिए थे कि आज इसमें एक्शन बढ़ेगा, और ये रियल एस्टेट स्पेस में ये टॉप गेनर्स में आपको ये शेयर दिखाई देगा। ओबरॉय रियल्टी, अक्षय जी, तेजी करनी है या फिर ज्यादा भरोसा नहीं आ पा रहा है शेयर पर? जी देखिए, मेरे हिसाब से भरोसा ज़्यादा बन नहीं पा रहा है, क्योंकि टेक्निकली अभी भी ट्रेंड काफ़ी नेगेटिव है। बस आज मार्केट के रिकवरी के साथ हल्का सा जो है शॉर्ट कवरिंग आप कह सकते हैं इसमें दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आप लोएस्ट पॉइंट से देखें तो आपको ओपन इंटरेस्ट में थोड़ी बाइंग दिखेगी। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि बहुत बड़ी तेजी मिलेगी। 1600 और 1700 एक रेंज है, तो कोई फंसे हुए पोजीशन है इसमें। तो आपको थोड़े से हायर लेवल में अगर 1700 के आसपास मिलता है तो वहां पे आपको एग्जिट के मौके खोजने होंगे। ठीक है, ओबरॉय रियल्टी को लेकर ये व्यू। डिलीवरी फिर से 400 रुपए के ऊपर आ गया है अक्षय जी, और 400 रुपए के आसपास हम देख रहे हैं कि एक बढ़िया सपोर्ट है इसके लिए। हालांकि शेयर थोड़ा सा वीक हैंड्स में रहा है ये, लेकिन इसमें ना एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है डिलीवरी में। क्या करें, मौके हैं डिलीवरी में, इसको राइड करें तेजी को? जी देखिए, मेरे हिसाब से फिलहाल इंट्राडे बाउंस बैक है, क्योंकि अगर आप ब्रॉडर ट्रेंड देखें तो डिलीवरी में एक तरफा सेलिंग हमने 480 के लेवल से देखा हुआ है। तो अभी तक काफी ओवरसोल्ड नहीं है, तो शायद थोड़ा और डाउनसाइड आपको आने वाले दिनों में 380 या 90 तक भी खुल सकता है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि यही एक बेस है जहां से आपको एग्रेसिवली बाय करना है। तो वेट एंड वॉच वाला अप्रोच रहेगा। जिनके पास ऑलरेडी है शेयर्स, तो आपको 387 का स्टॉप लॉस बनाना है। और कोई एक रिकवरी अगर बाउंस बैक मार्केट के साथ 420-25 तक आपको डिलीवरी में मिलेगी, तभी आपको एग्जिट या प्रॉफिट बुकिंग के मौके ढूंढने हैं। ठीक है, डिलीवरी को लेकर ये भी हो गया। एक और शेयर जिसके बारे में मैं आपसे राय लेना चाहूंगा अक्षय जी, वो है बीएचईएल का। बीएचईएल थोड़ा सा साइडवेज रहा ये, और आज हम देख रहे हैं कि इसमें बाइंग है, करीब 2% ऊपर आपको शेयर ही दिखाई देगा। बीएचईएल में अपॉर्चुनिटी है या फिर छोड़ दें इसको भी? इसे आप अपॉर्चुनिटी देख ढूंढ सकते हैं इसमें। इसका कारण है क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट है 270 का लेवल। जिस लेवल से आज हमने इंट्राडे में एक अच्छी इंट्राडे पुल बैक रिकवरी रैली देखी है। और आपने सही कहा अभिषेक जी, काफी लॉन्ग पोजीशंस भी ओपनिंग
बाद इस स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट के बढ़त से हम देख पा रहे हैं डेरिवेटिव स्पेस में। तो एक इंटरेस्टिंग सेटअप है, सपोर्ट पे बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति अगर आप इसमें बना के चले 270 265 करंट मार्केट प्राइस में रेंज में बाय करें और थोड़ा सा समय दे हफ्ता भर का, तो अगर मार्केट थोड़ा सा संभल जाए तो वापस 290 की उम्मीद आप भेल में कर सकते हैं। तो बिल्कुल होल्ड करें या बाय करें। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 265 के नीचे बनेगा और पोटेंशियल टारगेट जोन 290 से 295 तक बनेगा। ठीक है, 290 से 295 तक ये शेयर जा सकता है। BHEL के शेयर में आपको खरीदारी करने की सलाह है। कुछ ऐसे शेयर भी जरा स्क्रीन पर लेकर आइए जहां पर आज हम बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव देख रहे हैं, और इस शॉर्ट कवरिंग की रैली को लीड कर रहा है आज केन्सटेक का शेयर। वैसे तो काफी कमजोर रहा है, अकाउंटिंग लैप्सेस की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कई सारे आरोप लगे। कंपनी ने एक एनालिस्ट कॉल भी की, उसमें क्लैरिफिकेशन भी दिया, कहा कि नहीं अकाउंटिंग लैप्सेस हुए हैं, लेकिन कोई वाकई गड़बड़ियों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और मैक्वारी की एक रिपोर्ट आई है जो टारगेट यहां से लगभग डबल के दे रहे हैं, 7,700 रुपए के आसपास के टारगेट से। केन्सटेक लगातार वीक रहा है अक्षय जी, ये तो आप हम अगर इसको महीने भर, 6 महीने या पूरे साल, काफी ज्यादा पिटाई हुई है शेयर की। अब रिपोर्ट अच्छी आई है तो आज ये चल रहा है, लेकिन इस पर क्या ट्रस्ट करें आज की तेजी पर, या फिर 1-2 दिन का मोमेंटम देख के ही कोई ट्रेड लें? जी, मेरे हिसाब से कोई शॉर्ट टर्म टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड करना चाहे तो ये बहुत ही अच्छे मौके आप केन्सटेक में ढूंढ सकते हैं। कंप्लीटली एक ट्रेडर स्टॉक है क्योंकि फिलहाल हम एक पोटेंशियल सपोर्ट जोन से रिकवर कर रहे हैं। अगर आप लॉन्गर टर्म चार्ट्स को पुल अप करें तो फरवरी में करीबन 10-11 फरवरी 2025 में यही वो लेवल थे, करीबन 4050 4070 से, जहां से केन्सटेक में हमने 7000 प्लस की तेजी देखी थी। तो इसी लेवल पे वापस एक शॉर्ट कवरिंग का आज सुबह ट्रिगर हुआ है। काफी शॉर्ट पोजीशनिंग डेरिवेटिव स्पेस केन्स टेक्नोलॉजी में हमने दिसंबर सीरीज में देखा है, और आज खुलते खुलते काफी शॉर्ट कवरिंग जो है, शॉर्ट्स के बाद जो पोजीशंस जो प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट्स करते हैं वो देख पा रहे हैं। तो क्लियरली एक इंडिकेशन है कि हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक है, शॉर्ट कवरिंग भी हमें है। तो कुल मिला के ट्रेडिंग बाउंस बैक के लिए स्टॉक राइप है, जिसके चलते आप 4700 तक पोटेंशियल रिकवरी के लिए टारगेट बना के चल सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें 3500 का बनाना है और 47 के टारगेट की उम्मीद से स्टॉक आप बाय भी कर सकते हैं, या अगर आप फंसे हुए इन स्टॉक में तो हायर लेवल्स पे एग्जिट के लिए आपको मौके ढूंढने। ठीक है, ये केन्सटेक को लेकर व्यू हो गया। इंटरग्लोब एविएशन को लेकर खबर आ रही है कि कल शाम 5 बजे तक रिवाइज्ड शेड्यूल सबमिट करने के आदेश इनको डीजीसीए ने दिए हैं। 5% इनके फ्लाइट्स की संख्या को कमी करने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे आदेश दिए हैं डीजीसीए ने, सभी रूट्स पर 5% फ्लाइट्स इनकी घटाई जाएंगी। और निश्चित तौर पर जो अदर ऑपरेटर्स हैं, जो रीजनल ऑपरेटर्स हैं या फिर पैन इंडिया जो करियर्स हैं, जैसे कि स्पाइसजेट हो गया या फिर एयर इंडिया होगा, उनके फिर फ्लाइट्स मुझे लगता है कि फिर बढ़ जाने चाहिए। और ये अब रिवाइज शेड्यूल बड़ा मतलब कम टाइम थोड़ा मिला इनको, देखते हैं कि कैसे ये कंपनी मैनेज करती है। लेकिन फिर से ऊपरी स्तरों से शेयर में दबाव बनते हुए दिख रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन 4900 के आसपास। एक क्विक व्यू इस पर अक्षय जी आपका, इंटरग्लोब एविएशन को लेकर लगातार वीकनेस, आज शेयर थोड़ा सा बड़ी पिटाई के बाद संभल तो रहा है, लेकिन कन्विक्शन मिसिंग है। आपकी राय इस पर? देखिए, बिल्कुल ये न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है, और मेरे हिसाब से एक फॉलिंग नाइफ है। इसको जल्दबाजी में पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, काफ़ी शॉर्ट पोजीशनिंग डेरिवेटिव स्पेस में है, और ऐसे भी कोई नज़दीक में सपोर्ट जोन नहीं दिख पा रहा है जहां से आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ओवरबॉल्ट कंडीशन से पिछले डेटा को देख के आप एक पुल बैक एक्सपेक्ट करें। तो मे बी इनिशियल मूव मिस हो जाएगा हम बॉटम प्रेडिक्ट करने में, पर फिलहाल इसको अवॉइड करने की मैं राय दूंगा। पोटेंशियल सपोर्ट जोन अगर मुझे इसमें ढूंढना है तो करीबन 4300 4400 फिलहाल ये सपोर्ट जोन दिख पा रहा है, जो काफी दूर है करंट रेट से। तो अवॉइड करें इंडिगो को, और एक नेगेटिव आउटलुक कंटिन्यू करेंगे इसमें जब तक कोई पुल बैक या ठोस सबूत नहीं मिले रिवर्सल की। ठीक है, ठीक है, इंटरग्लोब को लेकर ये व्यू। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो आज कमजोर जो शेयर हैं, जहां पर हम लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए देख रहे हैं या फिर जहां पर फ्रेश शॉर्ट बन रहे हैं, उनकी बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एफ जंक्शन में। ब्रेक से पहले हम तेजी वाले शेयरों की बातचीत कर लेते थे, लेकिन अब उन शेयरों की बातचीत करते हैं फटाफट जहां पर हो रही है ताजा बिकवाली। तो आज अगर हम सेलिंग की बात करें, फ्रेश शॉर्ट की बात करें, तो आप देखेंगे कि बीएसई का शेयर कमजोर हो रहा है। हीरो मोटो में मंदी की नई पोजीशन आपको बनती हुई दिखाई देगी और लगातार दूसरे सत्र में शेयर टूट रहा है और उसकी वजह यह है कि कंपनी के मार्केट शेयर में थोड़ी सी कमी आई है और इसको लेकर निवेशक थोड़े से चिंतित हैं। 6,000 रुपए के नीचे के इसके भाव हो गए हैं। एशियन पेंट्स आज निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर है, करीब करीब 4% के आसपास की गिरावट है। और अगर हम सीमेंस की बात करें तो वहां पर भी थोड़ी सी मुश्किलें हैं। ऊपरी इस तरह से इसमें भी प्रेशर हम देख रहे हैं। 2% नीचे आपको शेयर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहला व्यू अक्षय जी आपसे हीरो मोटो पर। हीरो मोटो में क्या राय होनी चाहिए? क्या यहां से शॉर्ट के मौके बनेंगे या फिर शेयर थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया है, इसको छोड़ दें हम? जी देखिए, शॉर्ट के मौके बिल्कुल बन सकते हैं। इसका कारण है कि स्टॉक एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस जोन से उसने रिवर्सल दिखाया है या यू टर्न किया है। दूसरी बात, स्टॉक्स में काफी शॉर्टिंग के पोजीशंस गए 2 दिन से डेरिवेटिव स्पेस में हमने देखा है और टेक्निकली काफी ओवरबॉट था ये स्टॉक। वहां से हमने ये सेलिंग का रुख देखा है हीरो मोटोको पे। तो जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है, ओवरऑल जो डाउनसाइड पोटेंशियली बनता हुआ दिख रहा है वो 5700 का है दिसंबर मंथ के लिए। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट के पोजीशंस आप बना सकते हैं, या अगर शॉर्ट है तो होल्ड करें, या अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो एग्जिट करने के लिए देखिए, क्योंकि ओवरऑल 5700 की ओर जाएगा मेरा मानना है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो 6350 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और शॉर्ट करने के लिए रेंज करीबन 6080 से लेके 6120 का रेंज रहेगा, जहां पे आपको इस स्टॉक में आप शॉर्टिंग के पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है। हीरो मोटो को लेकर ये व्यू। अगर हम बीएसई की बात करें तो बीएसई में हम लोअर लेवल से थोड़ी सी रैली तो देख रहे हैं, लेकिन शेयर ये भी कमजोर है और वाई चेंज भी काफी इसमें ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में बीएसई में। बीएसई क्या और गिरेगा यहां से अक्षय जी, या फिर एक सपोर्ट लेके ये बाउंस कर लेगा? जी देखिए, बीएसई का ओवरऑल टेक्निकल ट्रेंड एक न्यूट्रल सिग्नल्स दे रहा है हमें, जहां पे 2600 और 3000 ये एक पॉसिबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है। 3000 में काफी कॉल राइटिंग का प्रेजेंस है ऑप्शन स्पेस में, और 2600 में कहीं ना कहीं पुट राइटिंग का सपोर्ट है, जिस लेवल से आज खुलने के बाद स्टॉक में हल्की सी हमने इंट्राडे रिकवरी देखी है। तो न्यूट्रल सेटअप के चलते कोई नई ट्रेड की मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, पर जिनके पास ऑलरेडी शेयर है, थोड़ा सा आपका लॉन्गर टर्म या पोजिशनल व्यू है, तो आपको 2500 एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस बना के इस स्टॉक को होल्ड करना है। तो कोई नई ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी नहीं रिकमेंड करेंगे, पर ओवरऑल 2500 ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड की राय रखेंगे बीएसई लिमिटेड में। ठीक है, बीएसई को होल्ड करने की सलाह है अक्षय जी की तरफ से। बीएचईएल जरा आप देखिए, हमने अक्षय जी से जब पूछा था तो शेयर ये 272-73 रुपए के आसपास का था। वहां से थोड़ी सी और बाइंग हो गई है, 2% ये शेयर ऊपर था। अब इसकी जो तेजी है वो 3% के आसपास की हो गई है और ये डे हाई के आसपास आपको शेयर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा बीएचईएल। और आप देखिए, अब ये इंडिगो को लेकर जो खबर आ रही है, क्या इस पर हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं? जरा इसको कंफर्म करते हैं, इसके बाद इस खबर पर भी चलेंगे। लेकिन डीजीसी ने रिवाइज्ड शेड्यूल जमा करने के आदेश दिए हैं कंपनी को और कल शाम 5 बजे तक ये रिवाइज्ड शेड्यूल सौंपना है। एक्शन ये लिया गया है कि जो इनकी उड़ानें हैं उसको 5% तक कम करने के निर्देश दिए गए हैं इंटरग्लोब एविएशन को। शेयर में हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव के साथ आज कारोबार हो रहा है और इस पर अपने संवाददाता से आगे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और आगे और क्या कार्रवाई हो सकती है। और इससे जो अभी एविएशन को लेकर एक तरह से संकट सा खड़ा हो गया है और बड़े एयरपोर्ट्स पर स्थिति ज्यादा नाजुक है, वहां पर क्या होगा, कितनी इससे फायदा होगा। जो हाई डिमांड, जो हाई फ्रीक्वेंसी जो फ्लाइट्स हैं उनमें कमी करने के आदेश दिए गए हैं और सिंगल फ्लाइट ऑपरेशन से बचने को कहा गया है इंटरग्लोब एविएशन को डीजीसीए की तरफ से। तो एविएशन रेगुलेटर एक्शन में है और ये आदेश निकल के आया है। इस पर बातचीत करते हैं, हमारे संवाददाता समीर दीक्षित जुड़ गए हैं जो इस मामले को ट्रैक कर रहे हैं डे वन से। समीर, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं? क्या असर पड़ेगा इसका?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिगो को आदेश दे दिया गया है कि वो अपने एंटायर फ्लाइट ऑपरेशंस में 5% की कटौती करे। इसका सीधा मतलब है कि इंडिगो जितने भी हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी रूट हैं, जैसे कि दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली बेंगलुरु, ऐसे जितने भी रूट हैं उसमें उसको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। 5% की अगर कटौती की बात की जाए तो डेली फ्लाइट में तकरीबन 110 से 115 फ्लाइट्स को कम करना होगा ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर टोटलिटी की बात करें तो इंडिगो रोजाना तकरीबन 2200 फ्लाइट 2200 फ्लाइट्स ऑपरेट करता है। उसमें से घट करके वो तकरीबन 2050 फ्लाइट रह जाएंगी। एक बड़ा एक्शन इंडिगो पे यहां पर हुआ है, लेकिन यहीं तक ये एक्शन नहीं रहने वाला है, क्योंकि कल शाम 5 बजे तक इंडिगो को रिवाइज्ड स्केड्यूल देना है डीजीसीए को कि आखिर वो कितनी फ्लाइट एक्चुअल में ऑपरेट कर पाएगा अपने एग्जिस्टिंग कैबिन क्रू और पायलट की जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से। अभी 5% का आदेश है, लेकिन संभवतः इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिगो ने कोई विशेष ऐसी पायलट की हायरिंग पिछले 1 से 1.5 साल में नहीं करी है। लिहाजा उसको जो विंटर शेड्यूल उसने डीजीसीए को सौंपा था उसको पूरी तरीके से 100% कमिटमेंट के साथ ऑपरेट कर पाए, उसके चांसेस कम है। फिलहाल 5% की कटौती है और इसमें संभवतः कल जब वो रिवाइज शेड्यूल भेजेगा तो हो सकता है कि इसमें और बढ़ोतरी हो। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक एक्शन की शुरुआत है। आने वाले समय में हम कुछ हेफ्टी फाइनेंशियल पेनाल्टी और इंडिगो के उच्च अधिकारियों पर भी कुछ एक्शन होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि जो शोकॉज नोटिस का जवाब इंडिगो के अधिकारियों ने दिया है, विशेषकर इंडिगो सीईओ और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वो जवाब में सबसे अहम सवाल का जवाब नहीं दिया है कि आखिर एफडीटीएल के नियमों को पूरा करने के लिए क्या तैयारियां की थी इंडिगो ने। इंडिगो की तरफ से जो पायलट के रेस्टिंग आवर्स को पूरा करने के लिए जो भर्ती करनी थी, जो हायरिंग करनी थी, उस पर क्या किया। इस तरीके के अहम सवालों के जवाब नहीं है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि जवाब जो दिया गया है उसको डिटेल्ड एग्जामिनेशन करने के बाद में डीजीसीए आने वाले वक्त में कुछ और एक्शन यहां पर उठा सकता है। जी समीर, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे अपडेट देने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। आगे इस मुद्दे पर हम बने रहेंगे, कुछ अगर जानकारी और आती है तो वो भी लेकर आएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखिए योर स्टॉक्स। नमस्कार।